हेलो गाइस, आप लोग का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टाइप है वर्ब्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी कि इंग्लिश ग्रामर का हट है। यानी कि समझिए कि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 80-90% आपने कवर कर ली, बहुत बड़ा पोर्शन ग्रामर का कवर कर ली वर्ब के बारे में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है वर्ब, तो हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आखिर तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह है क्या। देखिए verbs क्या है? द वर्ड विच टेल अबाउट एक्शन और स्लेस मीन्स और स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब क्या हुआ? लेकिन ऐसा वर्ड जो एक्शन के बारे में बताए या स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि हालत के बारे में बताए, किसी की अवस्था के बारे में बताए, वह किस अवस्था में है। ठीक, तो ये एक्शन होता क्या है ना और हालत होता क्या है ये भी समझ में नहीं आया। वर्ड तो समझ में आ रहा है। ठीक, तो एक्शन का मतलब है काम, कि ऐसा वर्ड जो किसी काम के बारे में बताए, कि कोई काम का नाम बताए। ठीक, वैसे बोले जैसे खाना, जाना, रोना, ये सब काम है ना। पढ़ना लिखना ये सब काम है। तो ऐसा वर्ड इस सब का माना दे उसे हम वर्ब कहेंगे। ठीक, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि ऐसा वर्ड जो क्या बताए, हालत बताए, तो उसे भी वर्ब बोलेंगे। हाँ, जैसे कि कैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस मतलब क्या होता है? आर मतलब भी क्या होता है? ए मतलब हूँ। ठीक, मैं हूँ, तो मैं हूँ जो हूँ क्या है? ये हालत बता रहा है। कभी है, बंदा भी है, जिंदा है, हालत है यानी इसका अभी एग्जिस्टेंस है। ठीक, उसी तरह वाज मतलब था। ठीक, तो ये सब हालत बता रहे हैं। तो ये सब जितने भी वर्ड है क्या हुए? वर्ब्स हुए। ठीक, और ये क्या है भाई? टू गो जाना, तो ये भी क्या है? काम का नाम है, एक्शन है। इसका मतलब ये भी वर्ब है। हाँ, ये भी वर्ब है क्योंकि एक्शन है ना। वर्ब क्या होता है? एक्शन का नाम होता है। एक्शन, एक्शन के बारे में बताया वह वर्ड उसको बोलते हैं वर्ब। तो ठीक है, ये एक्शन के बारे में बता रहा है तो ये वर्ब हो गया। हाँ, हो गया। उसी तरह टू ईट खाने खाना, हाँ ये भी है। टू प्ले, टू राइट, उसी तरह टू लर्न हो गया मेरा। उसी तरह टू लर्न सीखना, टू रन दौड़ना, etc मतलब और भी, समझिए ना। चलिए अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही इज़ ए प्लेयर, यहाँ पे आप बताएं कि वर्ब कौन कौन सा है। पहले यहाँ पे शुरू से देखते हैं। ही क्या है? ही हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे। ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, उसके बाद इस तो समझ में नहीं आया। ठीक है, इस क्या है? अभी न पढ़े, वर्ब है। हाँ, ये क्या है? आर्टिकल है। प्लेयर क्या है? नाउन है। तो ही इज़ ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। तो ये है क्या माना दे रहा है? इज, तो ये क्या है? वर्ब है। हाँ, और देखिए उसी तरह ही इज प्लेइंग, यहाँ क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है। इस क्या है? वर्ब है। अब बोले हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है तो इस क्या हो गया? वर्ब हो गया। हाँ ठीक है। प्लेइंग क्या है? ये क्या है? प्लेइंग खेलना, काम का नाम है। ठीक, तो ये भी काम का नाम है, एक्शन है, तो ये भी वर्ब हो गया। हाँ ठीक, तो यहाँ पे दो वर्ब हो गए, इज और प्लेइंग। ठीक, यानी कि वह खेल रहा है, इसका मतलब हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे वर्ब को तो समझ गए। ठीक, तो वर्ब का भी टाइप होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार के हैं? तो वर्ब के दो प्रकार के हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला प्रकार है हेल्पिंग वर्ब, और इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा वर्ब क्या है? मेन वर्ब, या इससे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्या करेगा? ये यानी कि सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा, ऐसा बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है इसका भी हम दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब्स का भी दो टाइप है। ठीक, पहला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स का दो टाइप है।
पहला हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा मॉडल वर्ब्स। ठीक, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स का देख लेते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब्स है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स देखो ये सब है, इज आर एम, और इसका इज आर एम का जो पास्ट हो गया यानी कि पास्ट यानी कि बीता हुआ समय में, वाज वेयर। इज मतलब है, आर मतलब है प्लूरल के लिए, एम मतलब हूँ। तो उसी तरह ये है, हूँ, है, क्या ये प्रेजेंट में अच्छा है, और पास्ट हो गया क्या यानी कि बीता हुआ समय में, था, वेयर मीन्स थे, वाज हो गया सिंगुलर के लिए, वेयर हो गया प्लूरल के लिए। उसी तरह डज, डी डज, डू डज, ठीक, करता है और करता है या करता है, ठीक, दोनों का मतलब करता है करता है। ठीक है, ये आप यानी सब्जेक्ट अनुसार लगेगा। ठीक, कहाँ डज लगेगा कहाँ डू लगेगा। ठीक, छोड़े, डिड इसका पास्ट टेंस हो गया, दोनों का डिड हो गया पास्ट टेंस यानी कि, और हैव जो है, हैव, हैज़ ये और हैड, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक, ये इतने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे यहाँ देखें क्या बोलेंगे, ही इज़ ए प्लेयर, ही इज़ ए प्लेयर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका इज़ है हेल्पिंग वर्ब, वह एक खिलाड़ी है। आई वॉज अपसेट, मैं उदास था, तो वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट है। किसका पास्ट है? इज़ आर एम का। ठीक है, इसका पास्ट है। यू वेयर हैप्पी, तुम खुश थे, ये भी पास्ट है। ठीक, तो ये भी यहाँ वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, उससे आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ, क्या है, एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह हैव, डू, डिड, ये यू हैव ए कार, तुम्हारे पास कार है, यू डू इट, तुम इसे करते हो, शी डिड इट, उस लड़की ने इसको किया। ठीक, तो ये भी इसमें डिड, डू, हैव, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ये कितने हैं, ये 13 हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो ये 13 हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है और हो याद भी होनी चाहिए। ठीक, इंग्लिश पर है ना। उसके बाद में मॉडल वर्ब्स को देखते हैं, मॉडल वर्ब्स होता है क्या है। ठीक, तो मॉडल वर्ब्स, लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ मेन वर्ब्स लिखते हैं, ये क्या वाला यानी कि वर्ब्स के दो प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। और यहाँ फिर आप, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का तो दूसरा नाम भी है ऑक्सिलरी वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब्स लिखे, उसके बाद आप मेन वर्ब्स लिख दिए। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप, लेकिन मेन वर्ब अलग है और हेल्पिंग वर्ब्स अलग है, लेकिन दोनों को आप मिला दिए, मिलाए नहीं। देखिए कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर अकेला हेल्पिंग वर्ब रहे, उसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं रहे, तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब काम करेगा मेन वर्ब की तरह, यानी कि उसको दर्जा मिलेगा मेन वर्ब का, लेकिन रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब, रहेगा हेल्पर ही, लेकिन उसका जो दर्जा होगा, स्टेटस होगा, वो कैसा होगा, मेन वर्ब की तरह। कैसे? जैसे कि देखिए कोई भी आप कमेटी बनता है तब मेंबर होते हैं, है ना, उसमें सिक्योरिटी होता है, एक नायब सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी यानी कि मेन सिक्योरिटी बोलते हैं ना, मेन सिक्योरिटी। उसी तरह यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। एक होता है नायब सिक्योरिटी, नायब सिक्योरिटी मतलब वाइस सिक्योरिटी। तो वाइस सिक्योरिटी क्या करता है, नायब सिक्योरिटी क्या करता है, यानी कि जो भी कुछ काम करना होता है सिक्योरिटी को नायब सिक्योरिटी देता है, वो करके दे देता है। ठीक, या सिक्योरिटी अगर नहीं रहा, अगर नहीं है कहीं चला गया, तो नायब सेक्रेटरी का पूरा काम होता है करने का, लेकिन वही हेड बन जाता है, वही सब पर हुक्म चलाएगा, यानी कि मेन सेक्रेटरी वही हो गया, लेकिन वो है तो क्या, हेल्पिंग सिक्योरिटी ना, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, यानी कि हेल्पर ही ना है सिक्योरिटी का, इसका मतलब वो हुआ हेल्पिंग सिक्योरिटी, यानी कि भाई सिक्योरिटी है। तो उसी तरह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये बन गया अपने आप को शो करेगा मैं मेन ही वर्ब हूँ, तो इसी तरह मैंने यहाँ मेन वर्ब लिख दिया, लेकिन असल में क्या है, हेल्पिंग ही वर्ब है। ठीक है, उसी तरह ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, यह 13 लिखा, ये 13 जो है हेल्पिंग वर्ब, असल में ये 13 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये अगर सेंटेंस में अकेला रहेगा और इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये मेन वर्ब जैसा स्टेटस ले लेगा, अपने आप को मेन वर्ब का रुतबा समझेगा, लेकिन ये असल में ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये जो है ना थोड़ा आगे आने वाला हम मेन वर्ब में क्लियर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सब्र रखें। दूसरा है मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार और है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। ठीक, तो मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब जान गए। ठीक, और मॉडल वर्ब्स वैसे वर्ब होते हैं जो है ना अब यानी कि जो
सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके अंदर के भाव को, उसके अंदर के जो कैपेबिलिटी है उसको बताता है, उसका जो इमोशंस को, फीलिंग्स को बताता है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई तो ऐसे वर्ब जो इमोशंस, फीलिंग्स को, कैपेबिलिटी को ये सब बताते हैं उसको मोडल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक, विल, वुड, मस्ट, आउट, आउट टू, ठीक, आउट टू। तो ये जो है, ये जो आपको है, ये आपके मॉडल वर्ब्स हो गए, ठीक। ये 10 मॉडल वर्ब्स, ठीक। तो यहाँ देखें, ये मॉडल वर्ब्स जो है, जैसे कि आई कैन गो, तो कैन का मतलब होता है सकता, सकता। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। एक मे का मतलब भी होता है सकता, सकता, ठीक। तो आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, दोनों का मतलब हो गया जा सकता हूँ, ठीक। और सर कुड का, ये कैन का कुड जो हो गया पास्ट हो गया, मे का माइट हो गया पास्ट हो गया, ठीक है। और सेल का मतलब होता है क्या, शैल मतलब फ्यूचर में कुछ करूँगा, जैसे कि आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, ठीक। आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। यू विल ड्रिंक कॉफ़ी, उसी तरह यू विल ड्रिंक कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पियोगे। विल मतलब भी होता है फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो, ठीक, ठीक, उसी तरह। ठीक, आने वाला वीडियो में हम खूब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन आप इससे भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ अगर समझ आएंगे तो आगे आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक। उस तरह यू शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, चाहिए के माना में। तो यू शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो ये चाहिए के माना दे रहा है, शुड मतलब चाहिए होता है, ठीक। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, इसका मतलब हो गया तुम्हें अवश्य आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, ठीक। तो ये ज़रूर का मतलब देगा अवश्य आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इसका मतलब मस्ट का देगा, ठीक। ज़रूरी है कोई काम चाहिए तुम्हें अवश्य आना चाहिए, ठीक। उसी तरह है यू आउट टू स्पीक ट्रूथ, यू आउट टू स्पीक ट्रूथ। अच्छा, ये चाहिए का मतलब कौन दे रहा था, चाहिए का शुड दे रहा था, ठीक, ठीक, शुड। और मस्ट, मस्ट, मस्ट दे दिया। लेकिन ये शुड मतलब है ना, कोई सलाह, सलाह देने के लिए आता है। यू शुड अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश, मतलब हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है और इसमें ज़्यादा जॉब है, इसलिए हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सलाह दे रहा है। तो शुड हम सलाह देने के लिए यूज करते हैं। मस्ट किसी काम को ज़रूरी करना है तो उसको, उस चीज़ को ज़रूरी काम है तो उसको करने के लिए, नहीं इसको करना ही चाहिए, तो उसको उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं। लेकिन इसका भी शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए, समझिए। लेकिन डिफरेंस क्या अभी हम समझा दिए, ठीक। उसी तरह ऑट है, ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसका चाहिए अलग सेंस में, यानी कि अब 3 गो हो गया ना। शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए, मस्ट लेकिन ज़रूरी चीज़ के लिए चाहिए, और शुड जो होता है सलाह देने के लिए। अच्छा, तुम्हें क्या पढ़नी चाहिए, ठीक, हाँ, तुम्हें दवाई खानी चाहिए, ठीक है, तुम्हें घूमनी चाहिए, इस तरह से सलाह देने के लिए। और मस्ट यानी कि ज़रूरी काम है, ठीक ना, यानी कि तुम्हें अवश्य आना चाहिए, तुम्हें करना ही चाहिए, हाँ, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, प्रैक्टिस करना ही चाहिए, एकदम ज़रूरी काम है, ठीक। उसी तरह से ये आउट टू है, ये चाहिए, लेकिन ये चाहिए का सेंस उस सेंस में है जैसे कि आप किसी के नाते, यानी कि आप इंसानियत के नाते, आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो काम करना चाहिए आपको, उस तरह से। जैसे कि यू आउट टू स्पीक ट्रूथ, हमेशा आउट के साथ टू आएगा, समझे ना। यू आर टू स्पीक ट्रूथ, यानी कि आपको सच बोलना चाहिए, यानी कि आप एक इंसान है तो इंसान को क्या करना चाहिए, आप नैतिक है, इसका इंसान का जो है ना गुण है कि आप सच बोलना चाहिए भाई, लाजिम है कि सच बोलना चाहिए आपको। आप एक इंसान के नाते, अच्छे इंसान के नाते आपको सच बोलनी चाहिए। जहाँ जैसे कोई, उसी तरह यू आउट नॉट टू स्पीक लाई, ये नेगेटिव में हो गया, नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सभी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, सब मानेगा कि हाँ ये, यानी कि ये जहाँ में पूरा सच है, सब बोलेगा हाँ भाई सच है। तो ऐसे जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो उसमें चाहिए का नाम, चाहिए का मान लाना हो तो आउट टू का यूज करते हैं। तो आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो सब बोलेगा कि हाँ सही बात है, आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। तो इस सेंस को हम करने के लिए, इस चाहिए को, चाहिए वाला मानव को लाने के लिए आउट टू का हम यूज करते हैं, ठीक। आउट टू का, जैसे कि कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, आप वहाँ पे खड़े हैं,
टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कोई आया तो आपको बोलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ी ना बोलेंगे, वहाँ पे शुड यूज नहीं करेंगे, मस्ट यूज नहीं करेंगे। हम मस्ट यूज कर सकते हैं कि बुलाना ज़रूरी है भाई, एम्बुलेंस को बुलाना ज़रूरी नहीं तो मर जाएगा बंदा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्या करना चाहिए, यू और टू कॉल एम्बुलेंस, यानी कि आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, यानी कि ऑट का इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा। उसी तरह फॉर्मल जो है, फॉर्मल, ये इसको छोड़िए आप, इसको बाद में समझिएगा। तो हमने मॉडल्स वर्ब देख लिए और हेल्पिंग वर्ब्स देख लिए। एक और होते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। तो सेमी मॉडल वर्ब्स यानी कि वह वर्ब जो कभी मेन वर्ब भी बन जाता है, कभी मेन वर्ब भी बन जाएगा और कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा, दोनों का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया, ठीक है, कि अकेला वर्ब रहेगा सेंटेंस में तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लेकिन उसका जो रुतबा रहेगा, स्टेटस रहेगा, मेन वर्ब की तरह रहेगा, ठीक। तो देखें यहाँ पे अगर दूसरा उसके अलावा और भी कोई वर्ब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहला को बना देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन अब जो दूसरा वर्ब आएगा उसको मेन वर्ब बना देंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ देखें, यू नीड और यूज टू, डेयर, ये 3 वर्ब्स है, ये इसको बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब। और सेमी मॉडल वर्ब जो होते हैं ये दोनों काम करेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब है, एक अपने इमोशंस फीलिंग को बयान करेंगे, मॉडल वर्ब का काम ये है। लेकिन ये सेमी मॉडल वर्ब है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे, मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे, ठीक है। नीड का देते हैं, नीड का इसका क्या मतलब है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत नहीं, यानी कि वैसे काम जो हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे काम को है ना, उस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हम नीड का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि नो वन नीड रीड दिस, किसी को इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो वन मतलब किसी को, नीड मतलब ज़रूरत नहीं है, रीड मतलब पढ़ने की, किसे, इसे, इट भी ला सकते हैं, रीड इट, ठीक। तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी कि ज़रूरत नहीं के सेंस में देता, माना नीड नॉट। और नीड के साथ क्या आएगा, नीड के साथ हमेशा एक वर्ब आएगा। तो देखिए यहाँ पे नीड क्या है, एक ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब है, कौन सा वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब। हम बोले ना कि सेमी मॉडल वर्ब है, कभी हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगा और मेन वर्ब की तरह। यहाँ पे आ गया, और रीड क्या है, मेरा वर्ब है, पढ़ना, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, और ये नीड क्या हो जाएगा, और नीड हो जाएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, देखिए होगा। और वही अगर रीड नहीं रहता तो हम इसको बोलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब का दर्जा तो है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक। उसी तरह आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं, और यूज टू का मतलब होता है, यूज टू का यूज करते हैं यानी कि कोई काम आप पास्ट में किया करते थे, उस चीज़ को आदत था 10 साल पहले करने का, 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले करने का, लेकिन अभी छोड़ दिए, तो उस चीज़ का माना पैदा करने के लिए सेंटेंस में हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था, यहाँ पे अक्सर नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे अक्सर नहीं होनी चाहिए, ठीक, अक्सर नहीं होगा, ठीक। मैं फुटबॉल खेला करता था, ठीक। आई यूज टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, लेकिन मैं अभी कॉलेज जाया करता हूँ ना, ठीक। उसी तरह आई डेयर है, मेरा थर्ड क्या है, डेयर मतलब होता है किसी को चुनौती देना, चैलेंज करना, ठीक है, उसकी हिम्मत करना, हिम्मत, ठीक है ना, हिम्मत वाला बात आ गया उसमें। और ये हम डेयर के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट वैसे वर्ड को बोलते हैं जो हम काम करते हैं ना उसका असर पड़ता है उस पर, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे समझ लें, आई डियर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तो यहाँ यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं चुनौती किया, आप खामोश थे, मैं आपको चैलेंज किया, हद में आपको ये करके था, मैं आई डियर यू, मैं आपको चुनौती देता हूँ, तो आप खामोश थे बैठे हुए। जैसे ही मैंने ये बोला आई डियर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तो आप हरकत में आ गए, आप गुस्सा गए, हैं कैसे कर रहा था, क्योंकि मैं आपको चैलेंज किया हैं, मैंने काम किया ना, चैलेंज करने का काम किया आपको, तो आप क्या है, आप पर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव के पड़ने की वजह से आप हरकत में आए,
कुछ ना कुछ आप प्रभाव पड़ रहा है तब ना आप हरकत में आए, हमसे आप फिर बहस करेंगे, किस लिए चैलेंज करेंगे। तो आप पर इफेक्ट पड़ रहा था, किस पर इफेक्ट पड़ा, तुम पर। तो तुम पर, तो तुम के लिए क्या आता है इंग्लिश में, यू, तो इसलिए यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उससे नो वन डेयर गो देयर, उसका मतलब क्या, को किसी की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक, किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाए। ठीक, आई डेयर से ही इज़ राइट, मैं यह कहने का साहस करता हूँ, मुझे ये हिम्मत है, मैं यह कहने का मुझे हिम्मत है कि वह क्या है, सही है। इस तरह भी कह सकते हैं। इसका मानना यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, आई डेयर से ही इज़ राइट, मैं हिम्मत करता हूँ यह कहने के कि वह सही है। ठीक, तो मैंने देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा ना, हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। और कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब खुद जो कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है, और मॉडल वर्ब्स, तो ये दो टाइप्स हुए। और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स, ये इधर हो गया आपका 13, और ये 3 16, और ये मॉडल वर्ब्स हो गया आपका 10, तो यानी कि 26। ये 26 जो है वर्ब आपका याद होना चाहिए। और 26 वर्ब के अलावा जो भी वर्ब होंगे वो बोलेंगे हम मेन वर्ब। तो आइए अब मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बात करें। ठीक, तो ये बता रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के तो हेल्पिंग वर्ब बोलते थे, और हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार के होते थे। कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब खुद, और क्या, और मॉडल वर्ब्स। तो और एक सेमी मॉडल वर्ब्स भी था। तो इन तीनों को मिला करके 26 वर्ब्स थे। तो इनके अलावा जो भी वर्ब होंगे उसको मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। ठीक, जैसे कि टू सिंग मतलब गाना, टू कॉम मतलब आना, टू बाई मतलब खरीदना, टू रीड मतलब पढ़ना, टू टीच मतलब पढ़ाना, etc। और भी कुछ यहाँ पे देखिए, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग क्या, ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा। तो ही हो गया प्रोनाउन, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब हमने अभी पढ़ा। और प्लेइंग क्या, प्लेइंग क्या है, खेलना। तो यहाँ नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, इसको हम कहेंगे यहाँ मेन वर्ब। इसको बनाएंगे क्यों, इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब आ गया है, सेक्रेटरी साहब आ गए, नायब सेक्रेटरी है। लेकिन अब जब सेक्रेटरी साहब आ गए यानी कि मेन वर्ब आ गए, तो अब जो जिसका काम रहेगा, जो जिसका नाम रहेगा, अब वही नाम वही काम होगा। ठीक, उसी तरह आई एम टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग मेन वर्ब है। आई हैव ईटन, यहाँ पे ईटन क्या है, मैंने खाना खा लिया है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते, यहाँ पे डू किया है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और रीड क्या है, मेन वर्ब है। डिड यू गो, क्या तुमने, तो क्या तुमने गया था, क्या तुमने गया था। तो इसमें क्या हो गया, डिड ही होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, गो हो गया आपका मेन वर्ब। तो इस तरह से ये आपका जो वर्ब के टाइप्स हो गए ख़त्म आपका। अब देखते हैं वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, तो जैसे कि वर्ब को 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, ये टू क्लोज मतलब बंद करना, टू गो मतलब जाना। ठीक, टू लग गया था, टू जब लग जाएगा शुरू में, ये तो नाम क्या हो गया, वर्ब का नाम हो जाएगा। टू गो यानी कि जाना। तो इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं ना लास्ट में ऐड करें, यानी कि नाम हो गया ना, काम का नाम हो गया। तो काम का नाम जब भी बोला जाता है तो टू लगा के, टू गो, टू ईट, टू क्लोज यानी कि जाना, खाना, पीना। तो ना आ रहा है यानी कि नाम है, समझे ना, किसी काम का नाम है। ठीक, तो ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक, कौन कौन से, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल पास्ट को बोलते हैं सेकेंड फॉर्म, और वर्ब 3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब 4 को बोलते हैं, V4 को बोलते हैं प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर को बोलते हैं V5। तो यहाँ पे आपको उतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बोलिएगा V1 V2 V2 V4 V5 इस तरह से। ठीक है, V1 को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, इसमें यानी कि टू क्लोज था। ठीक, टू क्लोज यानी कि जाना, तो टू क्लोज को जाना था तो हम V1 बनाना है, तो हम टू को हटा देंगे शुरू में, जिसके टू को हम हटा देंगे, सीधे लिख देंगे, तो ये मेरा V1 हो गया। देखिए, टू क्लोज था तो क्लोज हो गया, टू गो था तो गो हो गया, ये मेरा V1 हो गया। ठीक, इसी तरह जब भी V1 की बात करेंगे तो टू को हटा देंगे और लिख देंगे, तो मेरा V1 हो जाएगा।
और V2 को हमको याद करना पड़ेगा, ठीक। और V3 बनाने का तरीका ये है कि V1 के लास्ट में D और ED लगा देंगे तो ये मेरा V3 बन जाएगा। लेकिन जब जिसका V3 जिस वर्ब का V3 आखिर में D और ED लगा के बनता है V1 के आखिर में D और ED लगा के बनता है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और जिसका नहीं बनता है उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। देखिए क्लोज है, क्लोज की आखिर में ED लगा दी तो क्लोज्ड हो गया, यानी कि बनता है, ठीक। इसका मतलब ये इसका बनेगा, तो ये इसको बनेगा रेगुलर वर्ब। और गो देखिए, गो का क्या हो गया, गोन हो गया। इसका यानी कि वर्ब 3 है, V3 है, इसका ई नहीं होगा, गोड नहीं होगा, GOED नहीं होगा, सही ना, गोन होगा। तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब बोले, यानी कि गोन हो गया, में गो हो गया इरेगुलर वर्ब, क्लोज हो गया रेगुलर वर्ब, ठीक। अब प्रोग्रेसिव वर्ब क्या कैसे, यानी कि V4 को बनाने का तरीका ये है कि वर्ब 1 यानी कि V1 के आखिर में ING लगा देंगे। जैसे क्लोज के आखिर में ING लगा दिया, क्लोजिंग हो गया। गो के आखिर में ING लगा दिया, गोइंग हो गया, ये V4 हो गया मेरा। उसी तरह V5 बनाने का तरीका ये है कि ES और S या IES लगा देंगे V1 के आखिर में, तो ये बन जाएगा क्लोजेस और गोजेस। ES लगा दिए, इसमें भी हम S लगा दिए, पहले से E था तो E छोड़ दिए, हम S लगा दिए, ठीक। बार डबल क्यों लिखेंगे, डबल ई। तो ये फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 5 फॉर्म्स है, तो हमें सिर्फ किसी भी वर्ब की 2 फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या, पहला वर्ब का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि V2 और वर्ब V3 याद होना चाहिए। बाकी सब हम अपने बना लेंगे। कैसे, वर्ब का नाम याद रहेगा तो उसमें 2 हटा देंगे तो V1 बन जाएगा, और ये V2 याद रहेगा, V3 याद रहेगा, कोई बात नहीं। और V4 बनाने के लिए ING लगा देंगे वर्ब V1 में, और V5 बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ES और S या IES लगा देंगे V1 में, तो ये बन जाएगा। तो इसलिए हमें 3 चीज़ याद होनी चाहिए किसी भी वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। क्या, वर्ब का नाम और उसका V2 और V3। बाकी हम 3 अपने से बना लेंगे, V1 V4 V5 हम अपने से बना लेंगे, V2 और V3, और वर्ब का नाम हमें याद होनी चाहिए। तो इसलिए हम जिस यानी कि जिस वर्ब का हमको, इसका मतलब जिस वर्ब का अगर वर्ब V3 जो फॉर्म होता है, अगर ED लगा के बनता है तो उसको भी, अगर उसको बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो उसका याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यानी कि जो नहीं बनता है ED लगाकर नहीं बनता है V3, उसका हम याद कर लेंगे तो बच गया V3। तो V3 हमको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ED लगा देंगे तो V3 बन जाएगा, ठीक है ना, बाकी को। इसलिए तो हमको इरेगुलर फॉर्म देखो, इरेगुलर मतलब यानी कि वैसे फॉर्म जिसका V3 ED लगा के नहीं बनता है। तो हम इरेगुलर की बात कर लेंगे। इरेगुलर यानी कि जितना वर्ब है इरेगुलर उसके बारे में पढ़ लेंगे, तो बच्चा कौन है, रेगुलर वर्ब के जो थर्ड फॉर्म बनेगा ED लगेगा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक फॉर्म याद रखना पड़ेगा, यानी कि V2 याद रखना, V3 भी बन जाएगा ED से, इसका रेगुलर वर्ब का। तो हमें 4 फॉर्म याद करने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ एक फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये रेगुलर जितने भी फॉर्म है उसको देख लेते हैं, बाकी सब आसानी से बन जाएगा फार्मूला पर, ठीक। तो इसलिए इरेगुलर फॉर्म को देखो, पुट मतलब रखना, इसका तीनों फॉर्म एक साथ है, पुट, ठीक, यानी कि टू पुट मतलब रखना, तो पुट पुटिंग पुट्स। इस तरह से जितने भी फॉर्म्स हैं देखें हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देखें उसका कट, ये सब कटिंग कट्स, तो ये सब आप याद कर लें। सेम आप उसके बाद में आप ये दूसरा ग्रुप है स्लेप्ट, इसका दोनों फॉर्म सेम है। इसका V1 V2 V3 तीनों सेम है, ठीक है। ING वाला और ES वाला आप जानवे करते लगाना। और ग्रुप 2 में है इरेगुलर वर्ब्स, तो देखिए इसमें ED नहीं लगा है ना। अगर रेगुलर वर्ब्स होता तो ED लगा के बना देते, स्लेप्ट है ना, यहाँ पे T लगा, इसका मतलब ED नहीं है, इसका मतलब इरेगुलर वर्ब्स है ना। तो इरेगुलर वर्ब्स है, तो इसलिए देखिए हमें 2 को याद करना पड़ेगा, स्लेप्ट, लेकिन दोनों सेम है इस कैटेगरी का, ठीक, दोनों सेम है। और उसी तरह से यहाँ देखें टीच का टॉट ये दोनों सेम है,
तो याद करना पड़ेगा, एगो याद कर लेंगे तो V2 भी बन जाएगा, V3 भी बन जाएगा। उसके बाद में ये ING वाला और ES लगा के बना ही लेंगे हम, ठीक। उसी तरह से साइड ये ग्रुप नंबर 3 है इरेगुलर्स का, देखिए इसमें भी ED नहीं लगा हुआ, वर्ब 3 है तो ED नहीं लगा हुआ। अगर यही रेगुलर वर्ब रहता तो यहाँ ED रहता। ओके, यहाँ पर देखिए इरेगुलर फॉल, टू फॉल मतलब होता है गिरना, तो फर्स्ट हो गया, टू हटा दिए तो फॉल हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसमें फेल फॉलन। तो यानी कि इसमें तीनों फॉर्म जो है, तीनों फॉर्म यानी कि दोनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है, सब अलग अलग है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो ये इतना ही है, ये इतना ही है। आप इतना याद कर लेंगे आपको फिनिश हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे देखें बिगन बेगन रंग रंग, ये सब गो वेंट वेंट, ये देखो सब तीनों अलग अलग है। यहाँ पे ED नहीं है यानी कि वर्ब 3 इरेगुलर फॉर्म्स है। अब बात करते हैं रेगुलर फॉर्म्स से। रेगुलर फॉर्म्स क्या होते हैं, एक वैसे फॉर्म जिसका वर्ब 3 होता है यानी कि V3 होता है, V3 के आखिर में ED रहता है। तो देखिए टू लाफ मतलब हंसना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया लाफ, उसको में सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा लाफ्ड। उसके बाद देखो लाफ में ED लगा दिए तो लाफ्ड हो गया। वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स का रूल यही कहता है कि अब रेगुलर वर्ब्स कैसे बनेगा, यानी कि रेगुलर वर्ब्स होगा तो उसका हम V3 याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो चलेगा, अच्छा ये रेगुलर वर्ब है यानी कि लाफ जो है रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो हमें सिर्फ हमको पता करना पड़ेगा क्या, V2 क्या, क्योंकि हम V1 बना लेंगे 2 को हटा के, टू लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब V1 हो जाएगा। उसी तरह V3 बनाने का ED रेगुलर वर्ब है तो ED लगा देंगे यानी कि लाफ्ड हो गया। V4 बनाना ING लगा देंगे, V5 बनाना S लगाने ES लगाने IS लगाने बन जाएगा, ठीक। अब V2 का मालूम होता है, V2 को याद करना पड़ेगा। तो उससे देखा यहाँ पे सब V2 भी सेम है, V3 भी सेम है। V3 तो हमको बनाने आता है, ED लगा देंगे, तो यानी कि सब दोनों सेम है, ठीक है। लाफ लाफ्ड, लाफिंग लाफ्स। उसी तरह वाक वाक्ड, वाकिंग वाक्स। उसी तरह इस तरह देखें यहाँ पे जितने भी वर्ब है ये कैटेगरी में, ये कौन सा कैटेगरी है, ये आपका रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी है। तो आप इतना कर लिए तो आपके वर्ब्स के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा और आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब के मामले में फंस नहीं सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये PDF अच्छा लगा हो, आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा, जब भी भाई देख रहे हैं हमें सपोर्ट करें और प्यारा सा कमेंट छोड़ें और PDF लेने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। पढ़ते रहें, इसको उतारें, याद करें, ठीक है। समझे इस बात को, वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।